नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। इस बुलेटिन की शुरुआत हम कर रहे हैं एक बड़ी खबर से। विपक्ष ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक चिट्ठी लिखी है और उस चिट्ठी में कई सारे सुझाव दिए हैं। इसमें कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, टीएमसी के अलावा शिवसेना और बहुत सारे दल हैं। 9 सुझाव दिए हैं। देश भर में मुफ्त वैक्सीनेशन की मांग यहां पर विपक्ष ने की है और ये कहा है कि पूरे देश में मुफ्त में टीके लगाए जाएं। पहली मांग तो ये हो गई। उसके अलावा बेरोजगारों को 6,000 रुपए का भत्ता या उसको सीधे सीधे मदद भी, और ये मदद सिर्फ एक बार की नहीं होगी, मदद हर महीने बेरोजगारों को देनी होगी जब तक कि कोरोना चल रहा है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विपक्ष ने मिलकर एक चिट्ठी लिखी है और विभिन्न राजनीतिक दलों ने ये 9 सुझाव दिए हैं। 35,000 करोड़ रुपए खर्च करने की बात भी इस चिट्ठी में सामने आई है और ये कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पर विचार करें, मुफ्त में पूरे देश को वैक्सीन लगाई जाए और हर महीने 6,000 रुपए बेरोजगारों को भी दिए जाएं। हम आपको बिहार में अस्पतालों की स्थिति की ग्राउंड रिपोर्ट लगातार दिखा रहे हैं। हम आपको ये भी दिखा रहे हैं कि कैसे सुशासन बाबू के अस्पताल बहुत ज्यादा बीमार हैं, मगर आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं एक ऐसी रिपोर्ट कि आप भी ये कह देंगे कि बिहार के स्वास्थ्य विभाग में ही भूसा भरा हुआ है। जी हां, ये रिपोर्ट सहरसा की है। सहरसा के एक अस्पताल में जहां ऑक्सीजन, दवाई और डॉक्टर्स होने चाहिए, वहां पर भूसा भरा है। लापरवाही धुआंधार है, नीतीश कुमार है। गांव-गांव बीमार है, नीतीश कुमार है। दवाई, ऑक्सीजन, वेंटिलेटर की मार है, नीतीश कुमार है। स्वास्थ्य केंद्र में भूसे का अंबार है, नीतीश कुमार है। कोरोना काल में स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर बिहार सरकार लगातार निशाने पर है। बेड्स की कमी, वेंटिलेटर्स की कमी, ऑक्सीजन सिलेंडर्स की कमी, कहीं कहीं वेंटिलेटर्स की बर्बादी, ये सब तस्वीरें हमने देखी हैं। लेकिन आज जो आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं वो हैरान और परेशान करने वाली है। इस वक्त जहां पे मैं मौजूद हूं, ये सहरसा से महज 5 किलोमीटर दूर बनगांव इलाका है और मेरे पीछे जो आप ये देख रहे हैं, ये भवन देख रहे हैं जो खंडहर की तरह लग रहा है, दरअसल ये उप स्वास्थ्य केंद्र है। बनगांव उत्तर जो ये क्षेत्र है उसका ये उप स्वास्थ्य केंद्र है और इस उप स्वास्थ्य केंद्र का जो उद्घाटन है 2007 में, यहाँ आप देख सकते हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खुद किया था। तकरीबन 6.5 लाख रुपए में ये उप स्वास्थ्य केंद्र जो है वो बनकर तैयार हुआ था। और ये जब बनकर तैयार हुआ था तो यहाँ के लोगों को ये उम्मीद रही होगी कि यहाँ पर डॉक्टर बैठेंगे, नर्स बैठेंगी, गांव के लोगों का इलाज होगा। लेकिन 14 साल के बाद क्या हालात है इस उप स्वास्थ्य केंद्र के, ये आप देख सकते हैं। तो 14 बरस पहले खुद नीतीश कुमार ने 6.5 लाख रुपए की लागत से बने इस उप स्वास्थ्य केंद्र का उद्घाटन किया था। अपने नाम का शिलापट्ट यहाँ छपवाकर नीतीश कुमार चले गए और ऐसा गए कि कभी जानने की जहमत तक नहीं उठाई कि जिस स्वास्थ्य केंद्र का फीता काट के आए थे वो बचा भी है कि खंडहर बन गया। मगर बात इतनी ही नहीं है, आगे आइए, नीतीश कुमार के सुशासन में स्वास्थ्य सुविधाओं का रंगारंग नजारा देख लीजिए। अंदर की तरफ आइए, आपको हम दिखाते हैं। ये जो उप स्वास्थ्य केंद्र के अंदर आ गए हैं एक कमरे में, और ये जो आप देख रहे हैं, ये उप स्वास्थ्य केंद्र जो है ये मवेशियों का चारा रखने के लिए जो है अब ये स्थान बन चुका है। आप यहाँ देखिए, क्योंकि यहाँ पे ना डॉक्टर आते हैं ना नर्स आते हैं, कई वर्षों से ये खाली पड़ा हुआ है उप स्वास्थ्य केंद्र, और इसकी वजह से गांव वालों ने अब इस भवन का जो है इस्तेमाल किया। कैसे? तो मवेशियों का चारा रखने के लिए जो है इस उप स्वास्थ्य केंद्र को अब इस्तेमाल में लाया जा रहा है। बेहद हैरान और परेशान करने वाली ये तस्वीरें हैं कि लोग जहां स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए जो है दर दर भटक रहे हैं, वहाँ आप देखिए कि
स्वास्थ्य केंद्र पर जो है, जो खंडहर में तब्दील हो चुका है, वहाँ मवेशियों का जो है चारा रखा गया है, चारा रखने की जगह वो बन चुका है। तो समझिए, जहां ऑक्सीजन, दवाई, वेंटिलेटर, आईसीयू, स्ट्रेचर होना था, वहां भूसा भरा पड़ा है। दरअसल ये भूसा सिर्फ इस उप स्वास्थ्य केंद्र में नहीं, बल्कि बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था में भरा है। यहाँ पे जब से ये शुरू हुआ है, तब से अभी तक कोई डॉक्टर बैठा नहीं है, और जब यहाँ पे कोई बैठेगा नहीं, यहाँ पे सफाई नहीं होगा, तो होना ही है खंडहर में तब्दील। बाकी यहाँ की व्यवस्था बहुत ही डमाडोल है। यहाँ के मुखिया से लेकर और आम पब्लिक तक किसी को इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। 2 साल पहले से बताया गया, कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहा। जहाँ डॉक्टर, नर्स, स्वास्थ्य कर्मी होने थे, वहाँ मवेशी टहलते हैं, मस्त भूसा खाते हैं, खड़े खड़े पगुराते हैं। क्योंकि सहरसा जिले के बनगांव में रहने वाले यहाँ के लोगों ने तो मान ही लिया था कि उन्हें किसी तरह की कोई सुविधा नहीं मिलने वाली। पे सारी उपस्थिति नगण्य थी, जिसको देखते हुए हम लोग एक ओपन हैशटैग बनगांव PHC का मुहिम चलाया सोशल मीडिया पे, जिस मार्फत से सरकार और मीडिया जागी और सारा नज़ारा आपके सामने है। ऐसे ही एक सेम PHC बनगांव दक्षिणी में भी है, उनका भी सारा काम यही है। जनसरोकार जैसे मुद्दा से जुड़ा हुआ यहाँ का लोकल प्रतिनिधि उसका कोई वैल्यू नहीं देता है, इसीलिए ये PHC आज इस हालत में है। सोचिए, बेशर्मी, अव्यवस्था, अराजकता, असंवेदनशीलता लगातार है, बार बार है। और हाँ, भूलिएगा नहीं, नीतीश कुमार हैं। रोहित कुमार सिंह, सहरसा, आज तक। इस समय एक बड़ी खबर आ रही है महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र में लॉकडाउन चल रहा है, लेकिन ये लॉकडाउन 31 मई तक के लिए बढ़ा दिया गया है। और ये फैसला कोरोना केसेस में जो कमी आ रही थी वो फिर से बढ़ गई, इसे देखते हुए लिया गया। इसके अलावा महाराष्ट्र की सरकार ने एक सर्वे भी करवाया। सर्वे में महाराष्ट्र के 84% लोगों ने ये कहा कि लॉकडाउन बढ़ा देना चाहिए। पहले 17 मई तक महाराष्ट्र में लॉकडाउन लगा हुआ था, लेकिन अब इसे 31 मई तक के लिए कर दिया गया है। एक NGO के द्वारा और ऑनलाइन सर्वे करवाया गया, जिसमें महाराष्ट्र के लोगों ने खुद इस बात की इच्छा जाहिर की कि महाराष्ट्र में अब लॉकडाउन बढ़ा देना चाहिए। और महाराष्ट्र में 84% लोगों ने यह कहा कि लॉकडाउन बढ़ाना चाहिए। 31 मई तक महाराष्ट्र में लॉकडाउन। एक जगह से दूसरी जगह जाने पर आपको पास लेना होगा और कड़े प्रतिबंध और सारे। फिलहाल अगली खबर पर। पूर्व सांसद पप्पू यादव के मामले पर बिहार की राजनीति चरम पर है। पप्पू यादव इस समय जेल में हैं। बाहर उनके समर्थकों का विरोध प्रदर्शन चल रहा है। पप्पू यादव जेल गए तो नीतीश सरकार के विरुद्ध उनके अपने भी हो गए, आवाज बुलंद करने लगे। एक मसीहा को आप अंदर कर दिए। यह सरकार पूरी तरह से तानाशाही हो चुकी है। मधेपुरा की तरफ लेके जा रही है, जेल की तरफ लाने को कार्यकर्ताओं ने भी। पप्पू जी की गिरफ्तारी की जितनी निंदा की जाए वो कम है। सरासर गलत हुआ है। हाथ जोड़ रहे हैं अपने कार्यकर्ताओं से। सरकार को और समाज को उसका हौसला अफजाई करना चाहिए, उसका उत्साह वर्धन करना चाहिए, ना कि उसको गिरफ्तार करना चाहिए। पप्पू यादव जेल के अंदर हैं और बवाल जेल के बाहर मचा है। कार्यकर्ताओं का गुस्सा सातवें आसमान पर है। नेता नाराज हैं। नीतीश कुमार के सुशासन पर सवाल है। सवाल कोई और नहीं, उनके ही नेता पूछ रहे हैं। पप्पू यादव को गरीबों का मसीहा बताकर कभी सुशासन बाबू पर चोट कर रहे हैं, तो कभी बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूडी पर। पप्पू जी की गिरफ्तारी की जितनी निंदा की जाए वो कम है। वो गरीब लाचार और गरीबों के मसीहा के रूप में इस बार काम कर रहे थे। गिरफ्तारी तो होनी चाहिए सिर्फ छपरा के DM की, राजीव प्रताप रूडी की। पप्पू यादव को रिहा करें और वहाँ के जो MP जो मानवता को शर्मसार करने वाले जो काम कदम उठाए हैं उनको अविलंब गिरफ्तार करें और DM को भी अविलंब गिरफ्तार करें, यही मेरा मांग है। इतना ही नहीं, नीतीश के मंत्रिमंडल में काम करने वाले मत्स्य पशुपालन मंत्री मुकेश साहनी
और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने पप्पू यादव की गिरफ्तारी पर सवाल खड़े कर दिए। उधर मधेपुरा के वीरपुर जेल में बंद पप्पू यादव भी भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। उनके ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया गया, कोरोना मरीज की सेवा करना, उनकी जान बचाना, दवा माफिया, हॉस्पिटल माफिया, ऑक्सीजन माफिया, एम्बुलेंस माफिया को बेनकाब करना ही मेरा अपराध है। मेरी लड़ाई जारी है। इसमें कोई शक नहीं कि कोरोना के इस संकट काल में पप्पू यादव कई लोगों के लिए संकट मोचक बनकर सामने आए। कभी किसी को रेमडेसिविर दवा दिलवाई, तो कभी ऑक्सीजन का सिलेंडर, तो कभी अस्पतालों में दस्तक देकर बेड के लिए हाथ जोड़े। लेकिन ऐसा करते हुए पप्पू यादव सुशासन बाबू की बजबजाती स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल भी खोलते रहे, जिससे नीतीश सरकार की भद पिट रही थी। लेकिन इस मामले में टर्निंग पॉइंट तब आया जब पप्पू यादव बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूडी की पोल खोलने उनके गांव छपरा के अमनौर पहुंच गए। पप्पू यादव ने छापेमारी करते हुए दुनिया को बताया कि कैसे एमपी लैड से खरीदे गए एम्बुलेंस पर्दे में हैं और लोग बिना एम्बुलेंस के दम तोड़ रहे हैं। कोरोना के नियमों का हवाला देते हुए पहले नीतीश की पुलिस ने पप्पू यादव को हिरासत में लिया और फिर 32 साल पुराने केस की कुंडली खोल दी और रातों रात पप्पू यादव पहुंच गए जेल। और जब कोई केस नहीं मिला तो पुराना 32 साल का एक केस जिसमें बेल टूटा हुआ है। बस सर मैं इतना कहूँगा कि कई बड़े माफियाओं की मिली भगत अब तय करना, मैं तो सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि पूरा सिस्टम कोलैप्स था, उस सिस्टम को हमने जगाने का काम किया। जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष पप्पू यादव की गिरफ्तारी के बाद से ही बिहार के कई जिलों में हंगामा बरपा है। सुपौल, दरभंगा, गया, मुंगेर, सहरसा। पप्पू यादव की गिरफ्तारी नीतीश सरकार पर बैकफायर कर गई है। जनता के साथ साथ उनके सहयोगी भी नाराज हैं। कोरोना के संकट काल में बेवजह के पचड़े में फंसने की जगह बेहतर होता कि नीतीश सरकार स्वास्थ्य व्यवस्था पर ध्यान देती, तो शायद कई लोगों की जान बच जाती, किसी की सांस टूटने से रह जाती, किसी को अस्पताल में बिस्तर मिल जाता। मुंगेर से गोविंद कुमार, सहरसा से धीरज सिंह, दरभंगा से प्रहलाद, गया से पंकज और पटना से उत्कर्ष सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। कोरोना की वैक्सीन को लेकर केंद्र और राज्य सरकारों के बीच तनातनी काफी बढ़ गई है। वैक्सीन की कमी बताकर दिल्ली से लेकर महाराष्ट्र सरकार केंद्र पर लगातार निशाना साध रही है। अरविंद केजरीवाल की सरकार ने तो यहां तक कह दिया कि कोवैक्सीन की कमी के कारण दिल्ली में 100 सेंटर बंद हो गए। जब कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़नी है तब आपस में लड़ रहे हैं। जहां सांसों के लिए जंग चल रही है वहां सियासत की बिग फाइट देखने को मिल रही है। केंद्र और राज्यों के बीच तू मैं का शोर सुनाई दे रहा है। वैक्सीन को लेकर बवाल मचा है। कितनी वैक्सीन देश के लोगों को लगेगी, कितनी वैक्सीन केंद्र सरकार एक्सपोर्ट करेगी, देश विदेशों में बेचेगी, ये केंद्र सरकार तय कर रही है। जब केंद्र सरकार तय कर रही है तो फिर ये जिम्मेदारी लेनी चाहिए केंद्र सरकार को कि अगर वैक्सीन 6.5 करोड़ वैक्सीन एक्सपोर्ट नहीं की गई होती तो दिल्ली और मुंबई के एक एक आदमी को 2-2 बार डबल डोज लग चुकी होती अब तक वैक्सीन की। ये जिम्मेदारी भी केंद्र सरकार को लेनी चाहिए। 18 से 44 साल के उम्र के लोगों के लिए हम तो वैक्सीन खरीदना चाहते हैं, दुनिया के बाजार से भी खरीदना चाहते हैं, लेकिन वैक्सीन उपलब्ध नहीं हो रहा है। इसलिए उसको हमारे को थोड़ा गोस्लो करना पड़ेगा। दूसरा हमारे पास कोई उपाय नहीं है। टीके को लेकर कई राज्यों ने शिकायतों की पोटली खोली तो बीजेपी से भी जवाब आया। बीजेपी ने टीके के टोटा होने का ठीकरा राज्यों पर ही फोड़ दिया। वैक्सीन डोजेस रिसीव टिल डेट, कोवैक्सीन 1.5 लाख, कोविशील्ड 4 लाख, टोटल 5.5 लाख। मैंने ही बताया था उस दिन 5.5 लाख, ठीक है। और उसके बाद नीचे क्या लिखते हैं, 2,67,690 doses of Covishield vaccines for 18 to 44 years category expected to arrive by today। मतलब कल ही लगभग 3 लाख वैक्सीन कल ही आ रही थी। तो 8 लाख वैक्सीन की तो यहां हिसाब तो आप खुद ही 8 लाख वैक्सीन का दे रहे हैं और बात आप कर रहे हैं 3 लाख वैक्सीन की। तो 5 लाख वैक्सीन बीच से कहां चली गई? वैक्सीनेशन की रफ्तार पिछले कुछ दिनों में धीमी पड़ी है। इसकी बड़ी वजह वैक्सीन की कमी है। यही वजह है कि कई राज्यों ने ग्लोबल टेंडर निकाल दिया है, लेकिन मोदी सरकार
वैक्सीनेशन के किसी और आंकड़े से अपनी पीठ थपथपा रही है। India is one of the fastest vaccinating country, reaching 180 million doses. So that you know. सियासत के सूरमा की लड़ाई के बीच स्वास्थ्य मंत्री के साथ 8 राज्यों की बैठक बुलाई हुई। एजेंडा वैक्सीन और कोरोना संकट तय किया गया। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन के साथ महाराष्ट्र, तेलंगाना, ओडिशा, बिहार, झारखंड, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के स्वास्थ्य मंत्री और अधिकारियों को बुलाया गया। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और चाइना के बाद शायद हमारा जो डोजेज हमने दिए हैं ये तीसरे नंबर पर हाईएस्ट नंबर ऑफ डोजेज हैं, और मैं इसके लिए विशेष रूप से सभी स्टेट्स को और हमारे वहाँ के स्वास्थ्य मंत्रियों को और उनकी पूरी टीम को हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। भारत सबसे बड़े संकट से गुजर रहा है। दूसरी लहर ने देश में कोहराम मचा रखा है। भारत में 3,48,000 नए केस दर्ज किए गए, जबकि 4,205 लोगों की मौत हुई है। भारत में इस वक्त कोरोना के 37 लाख एक्टिव केस हैं। खतरा इतना बड़ा है कि बिना एकजुट हुए लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती। इतनी छोटी सी बात सियासत करने वालों को क्यों नहीं समझ में आ रही। दिल्ली से ऐश्वर्या पालीवाल, पंकज जैन और अशोक सिंघल के साथ आज तक ब्यूरो। और आइए अब हम आपको उत्तर प्रदेश लिए चलते हैं। आपको दिखाते हैं कि कैसे उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था का बुरा हाल है। आपको इटावा के एक अस्पताल की रिपोर्ट हम दिखाते हैं और उसी अस्पताल के डॉक्टर को दिखाते सुनवाते हैं जो ये बता रहे हैं कि इस बुरे दौर में वो किन किन मुसीबतों का सामना कर रहे हैं। कोरोना की मार से कराह रहा है उत्तर प्रदेश। जगह बदलती है, हालात नहीं बदलते। चेहरे बदलते हैं, टीस नहीं बदलती। परेशानी नहीं बदलती, बेबसी नहीं बदलती, बदहवासी नहीं बदलती। कहीं दवाई नहीं, कहीं ऑक्सीजन नहीं, कहीं वेंटिलेटर नहीं। कॉज ऑफ डेथ ऑक्सीजन की कमी नहीं है सर, वेंटिलेटर की कमी है। ऑक्सीजन हमारे पास है, सिलेंडर्स भी उपलब्ध हैं और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भी उपलब्ध है। ऑक्सीजन हम दे पा रहे हैं, लेकिन इस बीमारी में क्योंकि लंग्स में पानी भर जाता है, एडिमा हो जाता है, जिसकी वजह से सिर्फ नॉर्मल ऑक्सीजन से प्रेशर से हवा नहीं जा पाती है। उसके लिए प्रेशर से ऑक्सीजन चाहिए, उसके लिए वेंटिलेटर चाहिए, जो कि हमारे पास अभी उपलब्ध नहीं है। अब्दुल कादिर इटावा के सरकारी अस्पताल में डॉक्टर हैं। इस अस्पताल की तस्वीरें पहले देख लीजिए। ये जो वेंटिलेटर आप देख रहे हैं ना, ये चंद रोज पहले तक धूल फांक रहे थे। आज तक पर इस बदहाल अस्पताल की तस्वीरें दिखाई गई तो प्रशासन चौकन्ना हुआ। आनन फानन में सीएमओ बदल दिए गए, नए सीएमओ की नियुक्ति हुई, वेंटिलेटर्स पर पड़ी धूल को साफ किया गया और दिखाने की कोशिश हुई कि अब सब ठीक है। मगर क्या वाकई ठीक है? सर, वेंटिलेटर उपलब्ध है, उसके लिए एक सेंट्रल ऑक्सीजन सप्लाई चाहिए होती है, उसके लिए एनेस्थेसिस्ट डॉक्टर चाहिए, उसके लिए पूरा प्रॉपर आईसीयू सेटअप चाहिए, जो आमतौर पे किसी भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में नहीं होता है। ये सब जो है टर्शरी लेवल पर मेडिकल कॉलेजेस में है हमारे यहाँ, जिसके कारण अभी ये दिक्कत हो रही है, क्योंकि अब सैफई पूरी तरह से भर गया है। सारे मरीज, सारे क्रिटिकल मरीज हमारे पास आ रहे हैं, जिस कारण से जो है ये सिलसिला जो है डेथ का जो है बढ़ गया है। अब्दुल कादिर दुखी हैं इस बात से कि उनके पास जरूरी चीजें हैं ही नहीं। ऑक्सीजन वाले वेंटिलेटर बेड नहीं है, स्वीपर नहीं है, नर्स नहीं है और तो और डॉक्टर नहीं है। काश कि स्टाफ मिल जाए तो लोगों की जान बच जाए। डॉक्टर्स की कमी नहीं है, डॉक्टर्स हमारे लगातार काम कर रहे हैं, लेकिन डॉक्टर्स को काम करने के लिए हाथ चाहिए। हमारे हाथ होते हैं स्टाफ नर्स, हमारे जो है वार्ड बॉय, हमारे स्वीपर, इन सब की हमारे पास बहुत ज़्यादा अभाव है। 3 फ्लोर हैं इस बिल्डिंग में, मुझे हर फ्लोर पर कम से कम 2 स्टाफ नर्स, 2 वार्ड बॉय और 2 स्वीपर चाहिए। एक डॉक्टर एक फ्लोर पर पर्याप्त है। हमारे पास एक समय में ड्यूटी के लिए 2 डॉक्टर हैं, 2 फ्लोर संभाल सकते हैं। एक डॉक्टर, और सीएमओ साहब से बात हुई है, वो डॉक्टर मिल जाएंगे, डॉक्टर की कमी नहीं है सर, क्योंकि सारी ओपीडी वगैरह बंद है, तो डॉक्टर्स की कमी नहीं है। जो कमी है वो बस स्टाफ की है।
इस जिला अस्पताल के हालात पहले से बेहतर तो हुए हैं, लेकिन अभी भी संतोषजनक नहीं है। लेकिन इन सब से इतर नए नवेले सीएमओ साहब कह रहे हैं कि सब चंगा है, कहीं कोई दिक्कत है ही नहीं। अभी हमारे पास 14 वेंटिलेटर हैं, 3 HFNC हैं, 2 बाइपर, सारे फंक्शनल है। जबकि जानकारी मिली है कि एक वेंटिलेटर मात्र काम कर रहा है, इंस्ट्रूमेंट, बाद बाकी सभी खराब पड़े हुए हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। पूरे उत्तर प्रदेश के यही हालात हैं। कहीं दवाई नहीं है, कहीं ऑक्सीजन नहीं है, कहीं नर्स नहीं है, कहीं डॉक्टर नहीं है। मरीजों से ज्यादा अस्पताल बीमार हैं। कुमार अभिषेक, इटावा, आज तक। ताले में आईसीयू और वेंटिलेटर पर सिस्टम। कोरोना संकट के बीच बार बार ऐसी खबरें सामने आती हैं जब ऐसा लगता है कि हमारे देश की स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। कहीं ऑक्सीजन के अभाव में लोग दम तोड़ रहे हैं, तो कहीं अस्पताल में बेड नहीं मिल रहा, इलाज नहीं मिल पा रहा है और सांसों की जंग लोग हार जा रहे हैं। हाथरस की तस्वीर भी देखिए। अस्पताल की चौखट पर जाकर अपनों को खोने का दुख क्या होता है, कोई इनसे जाने। शहर शहर ऑक्सीजन और वेंटिलेटर की कमी में मरीज दम तोड़ रहे हैं। हद यह है कि संकट सिर्फ वेंटिलेटर की कमी का नहीं, बल्कि संकट ये है कि वेंटिलेटर होने के बावजूद इसका इस्तेमाल नहीं हो पा रहा। मंत्री खुद इसकी लताड़ लगा चुके हैं। ट्रॉमा सेंटर में 11 वो वेंटिलेटर पड़े हुए हैं और वेंटिलेटर का अभाव में लोग मर रहे हैं। आखिर क्यों? सीएमओ साहब, सिटी मजिस्ट्रेट साहब, नहीं बताइए। 11 अभी हमारी 10 दिन पहले भी बात हुई, 4 दिन पहले भी बात हुई। हमने महानिदेशक से बात किया, उन्होंने कहा कि भाई, हमने कहा स्टाफ दीजिए, उन्होंने कहा कि स्टाफ नहीं है। मैंने कहा कि लोकल स्तर पर आपको स्टाफ की व्यवस्था करने की जरूरत है। आखिर क्यों नहीं चालू? मरीज किस अभाव में मरे? वेंटिलेटर का अभाव में, इसलिए कि वेंटिलेटर बलिया में उपस्थित नहीं है। 11 वेंटिलेटर ट्रॉमा सेंटर में पड़े हुए क्यों नहीं चल रहे हैं? हम आपसे और आपसे जानना चाहते हैं। बलिया में लोग वेंटिलेटर के अभाव में मर रहे हैं और 11 वेंटिलेटर पड़ा हुआ। मंत्री जी ये दर्द बलिया का बता रहे थे, लेकिन जब हाथरस के जिला अस्पताल पहुंचे तो लगा यहाँ भी स्थिति ऐसी ही बन सकती है। वेंटिलेटर हैं, लेकिन वो तालों में बंद। आज तक की टीम हाथरस के जिला अस्पताल में इस वक्त मौजूद है और यहाँ की स्थिति आपको दिखाना चाहेंगे कि यहाँ किसी भी तरीके के वैसे इंतजाम नहीं किए गए हैं। यहाँ की स्थिति ये है कि इस अस्पताल में वेंटिलेटर रूम जो है उसमें भी ताला लगा हुआ है। आप देखिए, वेंटिलेटर रूम यहाँ पर लिखा हुआ है और इसको सेफ हाउस के तौर पर यहाँ बताया जा रहा है, लेकिन इस वेंटिलेटर रूम में इस वक्त ताला लगा हुआ है। यहाँ जितने भी वेंटिलेटर हैं, बताया जा रहा है कि 4 वेंटिलेटर इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन सभी वेंटिलेटर जो हैं वो काम नहीं कर रहे हैं और इस सेफ हाउस के अंदर उनको रखा गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। कोरोना ने हजारों जिंदगियां छीन ली, लेकिन कई परिवारों को ऐसे जख्म दे गया जिसकी भरपाई होनी बहुत मुश्किल है। सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं अहमदाबाद के एक परिवार का दर्द। जिस परिवार में अकेला कमाने वाला कोरोना का शिकार हो गया, उसके बिना परिवार का क्या हाल है, देखिए। अहमदाबाद के इस परिवार में कभी खुशियों का बसेरा था, लेकिन अब यहां आंसुओं का डेरा है। दीवार पर एक तस्वीर लगी है, तस्वीर पर माला चढ़ी हुई है। इस तस्वीर को देखकर जिस महिला की आंखें भर आई हैं, वो एक मां है जिन्होंने कोरोना संक्रमण में अपना बेटा खो दिया। दीवार पर लगी इस तस्वीर में निखिल अजमेरा की मुस्कान आपको दिखाई दे रही है, लेकिन उनके जाने के बाद तो परिवार की जिंदगी में जैसे अंगारे भर आए हैं। अभी उम्र ही क्या थी, सिर्फ 40 साल। निखिल की पत्नी मेधा के आंखों से आंसुओं की बरसात रुकती नहीं।
आंखों में सवाल कि कैसे कटेगी आगे की जिंदगी। कभी कोई बंदा ये नहीं सोचता है कि मेरे पे ये मुसीबत कभी भी लाइफ में आएगी। अभी ये जो आ चुकी है उसको भुला तो हम जिंदगी भर नहीं पाएंगे, बट ये चीज़ है उसमें से बाहर भी निकलना बहुत कंपलसरी है। ठीक है, अगर बाहर नहीं निकलेंगे तो हम खुद नहीं मैनेज कर पाएंगे खुद को। ठीक है, और द थिंग इज़ थोड़ा डिप्रेस हो जाती हूँ, कभी कभी सोचने भी लगती हूँ, बट वो सोच में फिर एक स्टाइल पे बैठ भी जाती हूँ कि कुछ तो करना ही पड़ेगा इसमें बाहर निकलने के लिए। अहमदाबाद के अजमेरा परिवार पर कोरोना काल बनकर आया। 10 दिन तक निखिल अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझते रहे। परिवार को लगा कि वो बच जाएंगे, लेकिन सांसों की डोर टूट गई। निखिल को अब इस दुनिया से गए 1 महीने हो गए हैं। वही एक कमाने वाले थे। परिवार पर गमों का पहाड़ टूट पड़ा, साथ ही चुनौती भी कि अब ये घर कैसे चलेगा। अभी देखते देखते तो महीना गुजर गया, समझ में नहीं आ रहा था क्या करूं। थोड़ा रोई 10-12 दिन तक, फिर मेंटली सोचा कि स्ट्रांग तो होना पड़ेगा। धीरे धीरे सेट हो रही हूँ, या तो उनका बिजनेस या तो कुछ करूँगी, क्योंकि घर चलाना है, अब बेटी को बड़ा करना है, मम्मी की जवाबदारी मेरे पे है, तो वो सब भी देखना है। अब उसके हिसाब से सोच रही हूँ कि जिस तरह से भगवान कुछ ना कुछ तो है, कुछ ना कुछ तो दिखाएगा कि भाई आगे मुझे हिम्मत दे, और बस इतनी हिम्मत से मुझे आगे बढ़ाए कि मैं अपना घर मैनेज कर पाऊँ बस। निखिल अजमेरा की बेटी यशस्वी के आंसू थमने का नाम नहीं लेते। अपने पापा की लाडली जब उन्हें याद करती है तो आंसुओं में भीग जाती है। इन आंसुओं की बरसात के बीच भी उसे ध्यान है अपने पापा के सपनों का, जो उन्होंने अपनी बेटी के लिए देखे थे। उनके साथ मस्ती, उनके साथ वॉकिंग पे जाती थी मैं हर रोज, फिर उनके साथ गेम खेलती थी, टीवी देखती थी, उनके साथ ही सोना उठना सब था। अभी तो कुछ पता नहीं, पर मैं पापा का ड्रीम पूरा करूंगी, उनको प्राउड कराऊंगी फील, और उनको जो चाहिए था वो सब कुछ मैं करूंगी उनके लिए। निखिल अजमेरा को इस दुनिया से गए महीने भर हो रहे हैं। मेधा अजमेरा अब अपने पति के सपनों को पूरा करने के लिए कमर कस चुकी हैं। भरोसा उन्हें भगवान पर है, अपने पति की यादों पर है। यकीन है उनके पति कहीं नहीं गए हैं, अपनी यादों के रूप में उनके आसपास ही हैं। उसके सपनों को पूरा तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि उसके पापा की जो इच्छा थी वो मेरे पे डाल के गए। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी तो मैं 100% मेरी तरफ से 100% पूरी करूंगी, और मुझे उसके लिए पता है कि भगवान मेरे साथ है। इवन मेरे पति सब जगह मेरे साथ ही है, वो मुझे कहीं अटकने नहीं देंगे। कुछ भी ऐसा लगता होगा तो वो मुझे कहीं ना कहीं अच्छी सी राह दिखाई देंगे। ना मैं इसके पापा वापस ला सकती हूँ, ना मैं मेरा पति वापस ला सकती हूँ, ना मम्मी का बेटा। तो ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटी के कारण अब थोड़ा इसमें जूझना पड़ रहा है। हो जाएगा, उसमें भी भगवान साथ देंगे हमको। निखिल इस परिवार की जिंदगी की डोर थी, जिसमें उनकी माँ, उनकी पत्नी और उनकी बेटी गुथी हुई थी। लेकिन निखिल के सांसों की डोर ही टूट गई। उनके विछोह में पूरा परिवार टूट सा गया था। अब संभल रहा है, क्योंकि जिंदगी रुकती नहीं है, क्योंकि चलना ही जिंदगी है। कोरोना ने लोगों को कुछ ऐसे घाव दिए हैं जिसे वक्त कभी भर नहीं सकता है। किसी ने अपने पिता को खोया है तो किसी ने अपने पति को, लेकिन ये जिंदगी है और जीनी तो है ही। इसी के साथ कई सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने अपनों को खोने के बावजूद खुद के लिए नहीं तो परिवार के दूसरे लोगों के लिए इस गम को उठाकर जी रहे हैं। अहमदाबाद से गोपी घांघर के साथ आज तक ब्यूरो। मेघा का दुख बहुत बड़ा है, लेकिन वो हिम्मत वाली है। उधर उम्र थी पढ़ाई लिखाई की, लेकिन जिम्मेदारी आ गई परिवार चलाने की। बीए भी अभी पूरा नहीं हुआ था कि कोरोना ने एक नौजवान के पिता को उससे छीन लिया। अब परिवार में ये नौजवान अकेला है और उसकी बहन है। आगे जिंदगी कैसे कटेगी, कैसे उसका परिवार चलेगा,
कुछ नहीं पता। कोरोना ने सब कुछ छीन लिया, जीने की आस छीन ली, घर का सहारा छीन लिया। कोरोना के कहर में लोगों की सांसें घुट गई, हजारों लोगों ने दम तोड़ दिया, घर का आसरा चला गया। सवाल तो परिवार के बचे हुए लोगों का है, जिए तो जिए कैसे। कोलकाता के खिदिरपुर की इन तंग गलियों में तमाम दर्द भरी कहानियां सिसकियां ले रही हैं। ये तंगहाल गलियां खुद बता रही हैं कि यहां के बाशिंदों की आर्थिक हालत क्या होगी। इन्हीं गलियों के इस घर में रहते हैं अमित प्रसाद। इस नौजवान का सिर घुटा हुआ है, साथ में जिसे आप देख रहे हैं उनकी बहन है। अमित प्रसाद के पिता राम बाबू कोरोना संक्रमित हो गए थे, जिनकी सरकारी अस्पताल में मौत हो गई थी। हालांकि पहले डॉक्टर ने बताया था कि उन्हें कोरोना नहीं है। हाँ सर, लेकिन इसमें डॉक्टर जब बोले थे ना कि एक बार गए थे मिलने के लिए, तो बोले थे कि इनके अंदर से कोविड खत्म हो गया है, बस एक और टेस्ट का जरूरत है। उसके बाद उनको अपना लग रहा था, क्योंकि वो बहुत सारे पेशेंट को देख रहे थे, तो उनको तो ज्यादा जानकारी होगा हम लोग से, तो बोले कि लग रहा था अंदर से कोविड खत्म हो चुका है, क्या इतना दिनों के बाद कोविड नहीं रह सकता उनके अंदर। पिछले 23 अप्रैल को अमित प्रसाद के पिता की कोरोना से मौत हुई थी। उसके बाद तो अमित पर जैसे वज्र गिर गया, सारे सपने चूर हो गए। पिता ही घर में अकेले कमाने वाले थे। अमित तो दिल्ली में ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रहे थे। तो मैं जैसे ग्रेजुएशन कर रहा था दिल्ली से, तो अभी सर तो देखे कि सब कोरोना बढ़ गया तो सब पढ़ाई रुक गया सर। अभी पढ़ाई रुक गया। हाँ, तो अभी पहले घर क्या सर पिताजी चलाते थे? हाँ हाँ, और अभी पिताजी लेट कर गए, तो बहुत सारा फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो रहा है सर कि कैसे क्या करना है। अब तो मेरे ऊपर आ गया ना सर पूरा जिम्मेदारी। अमित को यकीन था कि उनके पिता सही सलामत अस्पताल से लौट आएंगे, लेकिन कोरोना ने उनका सब कुछ छीन लिया। अब उन्हें भविष्य की चिंता सता रही है। परिवार में अमित हैं, उनकी बहन है। सवाल 2 जून की रोटी का है। तो सब मेंटल और शरीर से दोनों से मेरा हरासमेंट हुआ अभी कि मैं क्या करूं क्या नहीं करूं, अभी कुछ भी उससे समझ में नहीं आ रहा हमें। फिर भी हम लोग का परिवार जितना भी बोला कि घबराना मत, डरना मत, हम लोग आपके साथ हैं। जो मेरे बाहर में परिवार है वो कह रहे हैं। बोले ठीक है, अच्छा है, जब ऐसा होगा जरूरत तो हमको बताना। तो बस कुछ साल पहले अमित की मां का निधन हो गया था। अब पिता का सहारा छूट गया। अमित के सामने सवाल है कि कैसे चलेगी आगे की जिंदगी। कोरोना महामारी के वजह से जितनी भी जाने गई, उनके घरों में बहुत ज़्यादा दुख तो है, लेकिन दुख उन लोगों में भी है जिनके माता पिता या फिर निकट कोई रिलेटिव की जान जाने से उनके घर में बहुत ज़्यादा से ज़्यादा एक फाइनेंशियल क्राइसिस भी उभर कर आया है। कोलकाता के खिदिरपुर इलाके में हमने बात की अमित प्रसाद के साथ, जिनके पिता का देहांत हो गया है कोरोना के वजह से, और अभी घर की पूरी जिम्मेदारी अमित के कंधों पे है। अमित जो ग्रेजुएशन कर रहे थे दिल्ली में, वहां से वो वापस आ चुके हैं और अभी वो सोच रहे हैं कि कैसे इस परिस्थिति को संभाला जाए। बैरकपुर के शांतनु विश्वास की कहानी भी कम दर्दनाक नहीं है। 15 साल पहले उनके पिता की मौत हो गई थी। उस वक्त शांतनु स्कूली छात्र थे और अब कोरोना ने उनकी मां की जिंदगी छीन ली। शांतनु अब अनाथ हो गए। एक तो मां की मौत की पीड़ा, ऊपर से सिस्टम का दर्द। जी हां, नगरपालिका के कोविड प्रोटोकॉल की वजह से शांतनु की मां का शव 22 घंटे तक घर में ही रहा। शव उठने ही नहीं दिया। तक मतलब करीब 22 आवर्स 22 घंटे तक मुझे घर पे रखना पड़ा। यहाँ पे जो म्यूनिसिपल लोग हैं वो ही बोले कि अभी कुछ नहीं हो सकता, अभी रख दो बॉडी, क्योंकि यहाँ पे लोग कम है, प्रेशर बहुत ज़्यादा है, तो बॉडी ऐसे ही रखना पड़ेगा तुम लोगों को। मतलब यहाँ पे सिचुएशन बहुत ही मतलब बिगड़ा हुआ है। मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर जो है कोविड को लेके म्यूनिसिपलिटीज़ में, तो
ये मुझे सफ़र करना पड़ा। ये 22 आवर्स मतलब बहुत होता है, एक इन्फेक्टेड डेड बॉडी मतलब जो भी है, और कोई था भी नहीं, मैं अकेले ही था यहाँ पे और मेरा वाइफ आए थे। शांतनु अब अपनी पत्नी के साथ यहाँ रहते हैं, लेकिन जो उनकी मां के साथ हुआ उसको लेकर उनका दर्द रह रह कर टीसता है। उत्तरी 24 परगना से दीपक के साथ सूर्याग्नि, कोलकाता, आज तक। कोरोना तो काल बनकर आया, हजारों जिंदगियों पर कहर बनकर टूटा। कहीं शादी की खुशियां मातम में बदल गईं तो कहीं पूरा का पूरा परिवार कोरोना का शिकार हो गया। कोरोना काल में जहां तमाम लोगों की दरियादिली की तस्वीरें सामने आईं तो वहीं इंसानियत को शर्मसार करने वाली करतूतें भी दिखाई दी। इस महिला के आंसुओं को देखकर भला कौन पत्थर दिल होगा जिसका कलेजा पिघल नहीं जाएगा। अपने पति को भागलपुर से पटना तक इलाज कराने के दौरान इन्होंने जो कुछ सहा, जो कुछ देखा, वो सुनकर हर किसी के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। भागलपुर में एडमिट कराने अपने हस्बैंड को, वहाँ पे बहुत मुश्किल से हमें एडमिशन मिला। हम गए, एडमिट हुए, मेरे हस्बैंड और मेरी मदर दोनों। वहाँ पे एक नर्स, एक डॉक्टर, किसी ने भी, बस एक सुमित चौहान सर, उन्होंने थोड़ी इंसानियत दिखाई थी, वो ठीक से देखते थे जो विजिट पे आते थे। अदरवाइज एक डॉक्टर ने, किसी ने, नर्स ने, किसी ने भी मदद नहीं किया। ग्लोकल हॉस्पिटल सर, ग्लोकल हॉस्पिटल भागलपुर। इन महिला के पति 26 दिनों तक अस्पताल में रहे। इस दौरान क्या क्या नहीं सहा। इनकी माने तो एक अस्पताल कर्मी ने इनके पति के सामने ही इनसे छेड़छाड़ की। बेबस पति देखते रहे। एक आदमी को मैंने बोला कि आप मदद कीजिए, तो उसने मेरा दुपट्टा खींचा और मेरे कमर पे हाथ रखा। उसका नाम ज्योति कुमार है, वो हाइट 6 फीट के करीब है, और ज्योति कुमार जेंट्स है, वो ज्योति कुमार। उसने मेरे साथ खराब व्यवहार किया। मेरे हस्बैंड ने देखा, उनका पूरा ये पसीना से भीग गया सर, लेकिन बाबू मेरा कुछ बोल नहीं पा रहा था, तभी कुछ बोल नहीं पा रहा था। उसके बाद उसने बाहर आके मुझे मुस्कुरा के बोला, ज्योति कुमार ने, कि अब ध्यान रखूंगा आपके हस्बैंड का। मैंने उस समय भी डर से कुछ नहीं बोला, मैंने बोला हाँ भैया प्लीज ध्यान रखना। लेकिन मेरे बाबू को भी कुछ तो अनईजी लगा था उसके साथ। मेरे बाबू ने अगले दिन बोला कि इससे मत डायपर चेंज करवाना। मैंने फिर खुद करना शुरू कर दिया सर। प्रॉमिस किए थे ना। 26 दिनों तक पति के इलाज में इस महिला ने पूरे सिस्टम की सड़ांध देख ली। ब्लैक में ऑक्सीजन सिलेंडर खरीदना पड़ा, कई गुना ज्यादा दाम देकर रेमडेसिविर इंजेक्शन खरीदना पड़ा। सारे जतन कर डाले, लेकिन अपने पति को बचा नहीं पाई। अब इनके जीवन में आंसुओं ने डेरा बना लिया है। जिंदगी दर्द में डूब चुकी है। ऑक्सीजन जैसे लगा। इस एम्बुलेंस में पीपी किट पहनकर खड़ी ये बेटी बिहार के मेडिकल सिस्टम की ही पोल नहीं खोल रही, बल्कि कोरोना संक्रमण काल में जिम्मेदार लोगों की संवेदनाएं किस कदर मर गई हैं, इसका बयान कर रही है। बॉडी खुद पैक किए हो। एम्बुलेंस में ये बेटी खड़ी है और इसके बगल में उसके पिता का शव पड़ा हुआ है। ये तस्वीरें बिहार के बेतिया के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अस्पताल की हैं, जहां 55 साल के फारूक जमा की मौत कोरोना संक्रमण से हुई। उनकी मौत के बाद परिजन उनके शव का इंतजार कर रहे थे, लेकिन अस्पताल के किसी भी कर्मचारी ने शव को छुआ तक नहीं। 6 घंटे के इंतजार के बाद मजबूरी में इस बेटी ने खुद ही पीपी किट पहना, अपने भाई की मदद से खुद ही अपने पिता का शव पॉलीथीन में पैक किया। शिकायत करने के बाद मुझे मिला किट, पीपी किट, और मैंने खुद पैक किया। इस बेटी ने अपने पिता के शव को पैक किया, अपने भाई के साथ मिलकर शव को स्ट्रेचर पर रखा और एम्बुलेंस तक ले आई। धधकती चिताओं की ये तस्वीरें बिहार में दरभंगा की हैं, जहां शादी का एक आयोजन लोगों के लिए काल बन गया। शादी की खुशियां मातम में बदल गईं। शादी के 15 दिन के भीतर आयोजन में शामिल एक परिवार के 4 लोगों की मौत हो गई। परिवार में शवों को कंधा देने वाला कोई नहीं बचा।
पटना से उत्कर्ष सिंह और सुजीत कुमार झा, आज तक ब्यूरो। इस दर्द की कोई दवा नहीं। अपना प्लीज बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक।